अपने जो बैचलर्स आपने करी है उसके बेसिस पे अपनी स्किल असेसमेंट कराओ। अभी तक जितने वीज़ा आए हैं किसी पे भी नो फर्दर स्टे की कंडीशन नहीं लगी हुई। 21% जंप देखी गई थी जो पहले फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुकाबले। हाय गाइस, हेलो वेलकम बैक टू द व्लॉग। दिस इज कैप्स व्लॉग। और अभी फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं कि जो नए चेंजेस आए हैं ना, अभी कुछ वीज़ा में चेंजेस आए हैं जो एग्जैक्टली इतने बड़े नहीं हैं, बट ये फ्यूचर में बड़े हो सकते हैं। आपको बताता हूँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो वीज़ा को ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए। तो मैं वैसे यूनिवर्सिटी में क्लास पूरी ख़त्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा वीडियोज़ जितना ज़्यादा हो सकता है लाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीज़ा से रिलेटेड इतनी वीडियोज़ इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि अभी कुछ मेजर अपडेट नहीं आता। बट मेरा मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया क्विक अपडेट्स के लिए। अगर आपको उसको फॉलो करना है कर लो, आपको क्विक अपडेट्स उस पर मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरा पर्सनल भी और वो वाला इंस्टाग्राम का जो पेज है उसका भी, सो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब मैं फिर आपको बात करता हूँ कि चल क्या रहा है। एक तो जो अभी TR पे जो चेंज आया था कि आप टेम्परेरी रेजिडेंट में वीज़ा में आप 35 ईयर्स एज की लिमिट लगा दी है। अगर उससे आप एक दिन भी ऊपर हो तो आप वो अप्लाई नहीं कर सकते। बट कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार मेरी तो अभी स्टडी चल रही है, मैं अभी स्टडी के दौरान वो होऊंगा। अगर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ स्टडी के दौरान मैं 35 का या 36 का हो जाऊँगा। तो अब आपको अगर PR चाहिए तो आप उसमें ये कर सकते हो, आपको अपने जो बैचलर्स आपने करी है उसके बेसिस पे अपनी स्किल असेसमेंट कराओ, फिर इंग्लिश टेस्ट दो, ये सब दो, उसके बेसिस पे आप अपनी PR को फाइल कर सकते हो। मास्टर्स के बेसिस में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बैचलर्स के बेसिस पे आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आप उसमें कर सकते हो। ये कोई मैं टिप देना चाह रहा हूँ बस, ठीक है। या एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है, अब जो अगर आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने अप्लाई कर रहे हो अभी, तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। आपको पहले जो बैंक स्टेटमेंट्स लोग शो कर रहे थे 2-3-4 महीने की, ट्राई टू शो एटलीस्ट 1 ईयर, तभी आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग रहेगी और आपकी चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्गली शो होगी। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी रिस्क असेसमेंट के साथ मैं बोल दूँ एक चीज़ कि अभी रिसेंटली क्या हो रहा था, 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, 2, 3। तो जो बच्चे कोर्स चेंज करते हैं ना, तो जिस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कोर्स चेंज हो रहे हैं इनके पास डेटा जाता है पूरा। वीज़ा लेने के लिए आपने लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उसके बाद आपने वीज़ा आने के बाद यहाँ आए, एक सेमेस्टर कोर्स किया, अगर आपने कोर्स चेंज कर लिया तो उन्हें पता चलता है कि किस यूनिवर्सिटी के, किस लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी के जो ज़्यादा चेंज हो रहे हैं कोर्सेज, उन्हें पता चलता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इससे जो रिस्क रेटिंग है यूनिवर्सिटी की वो चेंज होती है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बहुत ध्यान से इस पर काम करता है, सो यू नीड टू टेक केयर दिस इन माइंड। इसकी वजह से वीज़ा में भी ऑब्वियसली रिफ्यूज़ल ज़्यादा दिखते हैं, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। एंड अगली चीज़ ये है कि एक नो फर्दर स्टे के रिलेटेड ना काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान है। मैं आपको समझाया था, नो फर्दर स्टे जो एक कंडीशन है ये पहली बार नहीं आई, ये पहले भी थी। जब आप कंडीशंस खोल के रखोगे ना तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं अलग अलग तरीके की। नो फर्दर स्टे कंडीशन थी वीज़ा पे, बट ये जो केस ऑफिसर होता है उसको होता है कि वो लगाना चाहे या ना लगाना चाहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वो कंडीशन लगेगी। अभी तक जितने वीज़ा आए हैं किसी पे भी नो फर्दर स्टे की कंडीशन नहीं लगी हुई, जितना मेरे को पता है। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट ये हो सकती है नहीं भी हो सकती है, बट आपकी फाइल पर डिपेंड करता है। 99% चांस अभी तक तो नहीं हुई है, और ये कंडीशन नहीं है, पहले भी थी, बस अप्लाई नहीं हो रही थी क्योंकि केस ऑफिसर से नहीं कर रहा था अप्लाई। उन्होंने बस ये थोड़ा सा इस पर हाइप बनाई थी ताकि लोग समझ जाएं कि ऐसी भी कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं। अगली चीज़ जो है वो ये है कि 10 मई के बाद, 10 मई से पहले सब ठीक है, 10 मई के बाद ये चेंज आ सकता था बट नहीं आया। तो ये चेंज को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने वापस ले लिया। चेंज आया था, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में इंक्रीज़ हो गया था। 21% जंप देखी गई थी जो पहले फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुकाबले। एंड ये इसका पहले रीज़न समझा देता हूँ कि ये हुआ इसलिए कि फाइनेंशियल स्ट्रेन जो बच्चों को ज़्यादा काम करना पड़ता है अपने लिविंग एक्सपेंस वगैरह को निकालने के लिए, उस चीज़ के लिए हुआ था। एंड इससे ज़्यादा पॉजिटिव और फोकस्ड स्टूडेंट लाइफ बने, बच्चे ज़्यादा अपने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, फाइनेंशियल्स पर ध्यान दें, इसके लिए हुआ था ये, राइट। अगली चीज़ थी कि स्टूडेंट वेलबींग एंड एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए किया था, एक स्टेबल स्टूडेंट कम्युनिटी बिल्डअप के लिए ये चीज़ करी गई थी। एंड या एक्सप्लॉयटेशन जो होता है स्टूडेंट्स का, उसका जो रिस्क है उसको कम करने के लिए किया था। ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में इंक्रीज़ हुआ, राइट। तो आपको बताया था इंक्रीज़ क्या हुआ था। जो प्राइमरी स्टूडेंट वीज़ा था उसकी पहली रिक्वायरमेंट थी मिनिमम आपको 1 साल का दिखाना है कि $24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, बाद में चेंज होकर करिए $29,710। स्टूडेंट गार्जियन वीज़ा जो था उसमें कोई भी चेंज नहीं आया।
स्पाउस वीज़ा जो होता है उसमें चेंज ये आया था कि पहले तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब रिक्वायरमेंट लगा दी थी कि $10,394 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होने चाहिए। डिपेंडेंट चाइल्ड अगर बच्चा था तो उसके लिए पहले कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट अब रिक्वायरमेंट लगाई $4,449 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, राइट। अब इस चीज़ की वजह से लोगों को धक्का मिला, काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो डाली थी इस चीज़ पे, बट बाद में सडनली उन्होंने ये चीज़ रिवर्ट कर ली, उन्होंने वापस ले लिया, रूल रिवर्स हो गया। बट एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप जुलाई के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये इम्पैक्ट नहीं करता, बट अगर आप जुलाई के बाद के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो तो ये पक्का इम्पैक्ट करेगा, ये इनके दिमाग में है। इन्होंने हालांकि किसी चीज़ दी थी, वापस खींच ली, बट फिर से दे सकते हैं, तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना, राइट। अब इस चीज़ के लिए आप कर क्या सकते हो, देखो अगर ये बाद में आता है तो आपको सिंपल सी करना है, अपना बजट को रियलिस्टिकली चेक करना है कि आपको बजट क्या होने वाला है। लिविंग कॉस्ट को रिसर्च करके आना कि कहाँ कहाँ लिविंग कॉस्ट बढ़ सकती है, उस हिसाब से आपको पता रहता है कि अगर ये चीज़ चेंज आती है तो मैं इतना प्रिपेयर रहूँ। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखना, फाइनेंशियल ऑप्शंस खुले रखना, कहीं और से अगर आपका फाइनेंशियल ऑप्शन है तो आप शो कर सकते हो तो उनको ओपन रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड इन ऑल दिस, डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड योर ट्यूशन फीस, कोर्स मटेरियल की जो भी चीज़, मतलब असाइनमेंट्स वगैरह में, प्रोजेक्ट्स में कुछ पैसे यूज़ होते हैं कि भाई कुछ चीज़ लानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, एंड हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए भी, इन सबको ना माइंड में रखो। तो ये सारी मेन जो वीडियो है ये फाइनेंशियल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। एंड ये भी चेंज आया नहीं है, आ गया था एकदम वापस ले लिया गया है, बट फ्यूचर में आएगा। अगर दिसंबर में अप्लाई कर रहे हो, फरवरी में अप्लाई कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली आएगा, अभी के लिए नहीं है। सो यस, ये कुछ चेंजेस थे। अब मैं छोटी सी एक बात कर रहा हूँ, देखो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि वीज़ा आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आई कांट से, क्योंकि मेरे पास अभी रिजल्ट नहीं है, बट मे बी फ्यूचर में हो सकता है कि मेरे पास रिजल्ट हो, मैं ऑन बेटर ग्राउंड्स आई कैन स्पीक ऑन दिस, बट करेंटली आई डोंट हैव आंसर्स ऑन दैट, क्योंकि लोग अप्लाई कर रहे हैं। ऑल्सो अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आप एक काम करो कि आप अगर जुलाई के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मई आ गया, मैक्सिमम ये पूरा मई ले लो, थोड़ा सा जून ले लो, उसके बाद तक बस, उसके बाद नहीं। अगर आपने उसके बाद अप्लाई किया बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल लगा दिया। तो अगर आपको वीज़ा चाहिए तो जल्दी अप्लाई कर लो, इस महीने के अंदर अप्लाई कर लो। अगर चीज़ें तैयार नहीं है तो मैं बोलूँगा अगले सेमेस्टर, अगले इनटेक ले आओ, फेब इनटेक या दिसंबर इनटेक, जो भी आप लेना चाहो उसके हिसाब से आओ, अभी छोड़ दो। लेकिन हाँ, उनमें आ रहे हो तो ये सब चीज़ें चेंजेस हैं, इनको ध्यान रखना, क्योंकि ये भी इम्प्लीमेंट होने लगी है धीरे धीरे, तब तक हो जाएंगी, जब तक आप आओ, अगर दिसंबर में आते हो तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। एंड यस, आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, पसंद तो क्या नॉलेजेबल लगी हो वीडियो। किसी भी चीज़ को समझना है आप कमेंट्स कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख देना। आई होप आपको वीज़ाज मिले टाइम से। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में